बहनों का बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पर आज इस प्रेस वार्ता में आए हैं। हाल ही में एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण हिमाचल प्रदेश में हुआ, जहाँ पर एक जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया गया और कांग्रेस पार्टी के 6 विधायक बागी हुए और उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और आज वही विधायक जो थे वो आज भाजपा की टिकट से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहली बार हुआ जब भाजपा को एक स्थिर सरकार को अस्थिर करने में कामयाबी नहीं मिली। पूरे देश भर में जहाँ पर गैर भाजपा सरकारें थी वहाँ पर ये प्रकरण होते रहे और उसमें ये लोग कामयाब भी हुए। ये पहली बार हुआ हिमाचल प्रदेश की देवभूमि के जरिए जहाँ पर किसी तरह का भी प्रलोभन, डर या कुछ और भी जिसको कहें, हमारे जो कांग्रेस पार्टी के आज 34 विधायक हैं वो एक साथ खड़े हैं। इस सरकार को उन्होंने गिरने नहीं दिया है और अपना विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मंत्रिमंडल में और पूरी सरकार में जताया है। और ये जो 6 हमारे बागी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, आज इनकी बदौलत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता को 15 महीने के अंदर ही फिर से विधानसभा का चुनाव कराने की जरूरत पड़ गई। जो लोग 2022 का चुनाव लड़े उन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नाम पर वोट मांगे, कांग्रेस पार्टी के नाम पर जीत हासिल की और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का गुणगान करते हुए जीत हासिल की। आज वही लोग भाजपा का जिनका उन्होंने विरोध उस समय पर किया, आज उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत खुद जिम्मेदारी से कहता हूं कि जो भी कार्यक्रम यहां पर ये चला है, जिस तरह का भी यहाँ पर ये जो मैं कहता हूँ प्रकरण हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं ये भी बात बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि जो हमारा यहाँ पर जो प्रतिद्वंदी हैं, ये विपक्षी लोग हैं, वो एक ही बात बार बार बोलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। मैं आपके माध्यम से जनता तक ये बात जरूर पहुंचाना चाहूँगा। आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा में जहां 68 सीटें होती थी, 68 विधायक होते थे, आज सिर्फ 62 है। 62 सीटों के अंदर 31 या 32 की जरूरत जो है वो चाहिए। आज हमारी सरकार में 34 विधायक कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद जो 6 नए विधानसभा जो 6 उपचुनाव विधानसभा हलकों में होने जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम 35 का आंकड़ा भी ले लें, तब भी कांग्रेस पार्टी को एक ही वोट की आवश्यकता है विधानसभा के अंदर और भाजपा को 10 वोटों की आवश्यकता है। और फिर भी भाजपा के लोग यहां पे उपचुनाव सिर्फ 6 हो रहे हैं, लेकिन बात वो कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। तो मुझे लगता है ये जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। जनता को गुमराह इस तरह से कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, और सरकार कहीं गिरने वाली नहीं, सरकार स्थिर रहने वाली सरकार है। और जनता के जो मैंडेट हमें मिला है उसका हम लोग पूरा आदर करते हुए जनता के प्रति अपने कामों के जरिए हम लोग सब समर्पित भी हैं। मैं ये भी जो हमारे 6 बागी जो कांग्रेस पार्टी से भाजपा में गए हैं, मैं उनसे भी आह्वान करना चाहूंगा कि वो जनता को बताएं कि किस कारण उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ा, और ये भी वो जरूर बताएं कि भाजपा से या तो कोई
पद का प्रलोभन, पैसे का प्रलोभन या किसी और तरह का अगर कोई प्रलोभन था तो उसको भी जनता के बीच में जरूर लेकर। और हमने ये देखा कि राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसके एकदम बाद सीआरपीएफ की टीम उनको सुरक्षा प्रदान करने लगी। उसके बाद 5 सितारा और 7 सितारा होटलों में जाकर वो लोग रहने लगे। उनका खर्चा किसने व्यय किया है ये भी आज जनता जानना चाहती है। और जनता ये भी जानना चाहती है कि जहां एक और ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी कि सरकार को गिराया जाए, उसके बावजूद अगर हम लोग यहां पर सरकार बचाकर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी की सरकार बची है, जनता के जो मैंडेट था उसको हमने बचाकर रखा है, तो आज जनता इन 6 लोगों से ये सवाल करना चाहेगी कि ऐसी क्या बात हुई, ऐसी क्या परिस्थिति थी इनके पास जिसके चलते इन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन किया और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इस प्रकरण में जो लोग इस प्रकरण का हिस्सा बने, आज जनता उनको पूरी तरह से नकार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल की देवभूमि में ना कभी ऐसा पहले हुआ, ना आगे होना है, ये जनता जानती है। जनता इसका अपना मन बना चुकी है। अगर कोई पद की लालसा थी तो कई बार ऐसा हुआ, आपके ही यहाँ से धर्मशाला से जो भाजपा की टिकट पर अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2012 में वो मंत्री रहे। राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स थे जिनको उस समय मंत्री पद इनको मंत्री बनाकर लेकिन उनको छोड़ा गया था। तो मेरे कहने का ये सिर्फ इतना सा मतलब है कि पद की जो लालसा है वो पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकती। और एक मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा, 2012 में मनसा राम जी जो कि करसोग से चुनाव लड़ते थे, वो हर एक कैबिनेट में मंत्री बनकर आते थे। डॉक्टर वाईएस परमार जी से लेकर वीरभद्र सिंह जी की कैबिनेट तक वो मंत्री पद पर आसीन रहे, लेकिन उस समय उनको भी छोड़ा गया। यहाँ के आदरणीय सुधीर शर्मा जी को उस समय पर मंत्री बनाया गया, तो क्या मनसा राम जी उस समय पार्टी छोड़कर चले गए? ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। जो लोग पार्टी की तरफ समर्पित होते हैं वो ऐसा काम नहीं करते। जो जनता की तरफ समर्पित होते हैं वो जनता के काम के लिए चुने गए हैं, वो मंत्री पद की या किसी और लालसा के लिए नहीं चुने गए, अपने व्यक्तिगत कारणों से नहीं चुने जाते। फिर अब ये कहा जा रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर दोष लगाया जा रहा है। मैं तो एक सीधी सी बात कहूंगा कि क्या ये 6 लोग जो हैं ये इस बात से खुश नहीं हैं, और खास करके जो हमारे भाजपा के प्रत्याशी यहाँ धर्मशाला से, क्या इस बात से खुश नहीं है कि कांगड़ा को पूरे हिमाचल प्रदेश की टूरिज्म राजधानी बनाया गया? क्या इस बात से खुश नहीं है कि हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं सरकार में रहकर कि हर एक महिला को, और जो हमने 10 गारंटियां कांग्रेस पार्टी ने दी थी उनको पूरा करने की अगर हमने बात की है, क्या वो उससे खुश नहीं है? एक ऐसी पार्टी के साथ उन्होंने तालमेल रखा है, हाथ मिलाया है, जिस पार्टी ने जब हम 1500 रुपए देने की बात हम लोगों ने कही तो उस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जाकर इलेक्शन कमीशन से कंप्लेंट की कि ये अभी नहीं होना चाहिए। उस पार्टी के साथ इन लोगों ने हाथ मिलाया है। उस पार्टी के साथ हाथ मिलाया है जिनकी जब हमने ओपीएस यहां पर दे दिया, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ओपीएस दे दी, और आज जब भाजपा राजस्थान में आसीन हुई तो सबसे पहली मार अगर किसी को पड़ी है तो ओपीएस के लोगों को भी पड़ी। 1,36,000 परिवार ओपीएस से हिमाचल प्रदेश में लाभान्वित हुए। ये हमारी पहली गारंटी थी जिसको हमने पूरा किया। इसके बाद हमने दूध के जो रेट थे उसको बढ़ाने की हमने बात कही थी, वो हमने बढ़ाकर दिखाए, वो हमारी दूसरी गारंटी। महिलाओं के सशक्तिकरण की हमने बात की, 1500 रुपए देने की हमने बात की, ये हमारी नोटिफाई हो चुका है, ये तीसरी गारंटी हमारी पूरी।
हर एक विधानसभा हलके के अंदर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की हमने बात की। एक कदम और बढ़ाते हुए हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उन सबको इंग्लिश मीडियम कर दिया गया है। ये भी मैं आपको जानकारी देना चाहता था। ये हमारी चौथी गारंटी यहाँ से पूरी होगी। इसके अलावा जो भी 10 की 10 गारंटियां हमने दी हैं, एक एक कर सारी गारंटियां पूरी होंगी। क्या मैं इन सब से ये पूछना चाहता हूं, उन 6 बागियों से, क्या इनको ये रास नहीं आ रहा था कि हम लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं, कि ये सरकार जो बैठी है वो जनता के लिए बैठी है? क्या उन्हें ये रास नहीं आ रहा था कि जो आपदा पिछली बरसात में हिमाचल प्रदेश में आई, जिसमें सैकड़ों मौतें हो गई, जिसके अंदर अरबों रुपए का नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा है, आज उन लोगों के साथ इन लोगों ने हाथ मिलाया है जिन लोगों ने विधानसभा के अंदर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा केंद्र सरकार को भेजने के लिए कि वो इसको एक नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करें, और भाजपा के लोगों ने विधानसभा के अंदर, उनके विधायकों ने इसका समर्थन नहीं किया। आज हमारे ये 6 लोग जो हैं, जो 6 बागी लोग हैं, वो जाकर उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश की जनता के खिलाफ वहां पर बात कर रहे थे, जो केंद्र सरकार से इतना भी कहने को तैयार नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी आई है उसका भुगतान और उसकी भरपाई केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए करे। आज उन लोगों के साथ ये हाथ मिला रहे हैं। मैं इन सब से ये भी जानना चाहूंगा, और धर्मशाला का एग्जाम्पल मैं लेना चाहूंगा। पिछले 15 माह में आपने बहुत सारे उद्घाटन, बहुत सारे शिलान्यास रखे। ये जो शिलान्यास और उद्घाटन रखे, ये हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार के जरिए आए हुए। सरकार 2022 दिसंबर में नई बनकर तैयार हो गई थी, और उसके बाद आपने ये उद्घाटन रखे, उसके बाद ये शिलान्यास रखे। तो इसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार प्रयासरत है कि हर तरफ से हम लोग किसी तरह से भी जो विकास की गति है, आपदा आने के बावजूद, करोड़ों रुपए का नुकसान होने के बावजूद, हम लोग फिर भी यहाँ पर काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की सरकार का संकल्प है। और फिर भी ये लोग किसी ना किसी को दोष देकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और अपने मंसूबों में तो ये कामयाब नहीं होंगे। पर एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की जनता बुद्धिमत्ता से वोट करती है, और हमेशा हमने ये देखा है कि जब जब बुद्धिमत्ता से वोट हुआ है तो इस तरह की नकारात्मक राजनीति जो है उसको परे हटाकर हमेशा से हिमाचल प्रदेश की जनता एक सकारात्मक लोगों को सामने लेकर आएगी। मैं इतना ये कहना चाहता हूँ। साथ ही मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि जो ये 6 हलके जिनकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे कांग्रेस पार्टी के बागियों को भाजपा ने टिकट दिया, आप लोगों के पास ये आ गए। भाजपा के भी जो लोग हैं, जो उनके पुराने कार्यकर्ता हैं, जो उनके पुराने नेता हैं, आज वो भी दुखी हैं। वो भी एक पैराशूट को अपने पास लेना पसंद नहीं कर रहे। और अगर मैं बात करूं खासकर धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र की, आज से ही नहीं, जब विजय करण जी पिछला उपचुनाव लड़े थे, उस समय भी आपने देखा था कि इन्हीं का, जो आज भाजपा के प्रत्याशी है, उनका क्या रवैया था। कांग्रेस पार्टी ने टिकट विजय करण जी को दिया था, लेकिन उनका किसी तरह से भी उन्होंने समर्थन नहीं किया। जब बात आई लोकसभा के चुनाव लड़ने की तो उससे भी भागे, उपचुनाव लड़ने की तो उससे भी भागे। तो एक बात ये बहुत ज़रूरी है, राजनीति में ऊंच नीच होती रहती है, हार जीत भी होती रहती है, लेकिन हार और जीत हमेशा आप ये नहीं कर सकते कि जब आपकी हार हो रही हो तब आप चुनाव से हट जाएं, और जब आपकी जीत हो रही है आप तब अपना चुनाव लड़ें। ये काम यहाँ पर नहीं हो सकता। मैं आप सबसे यही कहूँगा, आपके माध्यम से धर्मशाला की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है, जिस तरह के मंसूबे भाजपा ने कोशिश की है यहाँ पर अपने पालने की, उन सबको तहस नहस करते हुए
हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिताएं। सरकार पूरी तरह से स्थिर रहने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है कि विकास किसी तरह से भी नहीं रुकेगा, और यही बात मैं यहाँ के प्रत्याशी महोदय से भी पूछना चाहता हूं जो भाजपा से आज चुनाव लड़ रहे हैं कि अगर ऐसी बात थी जहां पर रूरल एरिया, अब कहते हैं कि धर्मशाला के लिए नहीं, मैं ये बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, अगर हमारी जहां पर भी कॉरपोरेशन के एरिया है वहां पर सबसे बड़ी अनाउंसमेंट ये हुई है कि जहां पर हमारी सड़कें, पानी और इरिगेशन की स्कीम्स जो थी वो नाबार्ड के जरिए आपकी रूरल एरियाज में जाती थी, धर्मशाला, सोलन, मंडी, शिमला और पालमपुर, इन 5 कॉरपोरेशंस के अंदर नाबार्ड के अलावा, क्योंकि वो रूरल बैंक है, उसके अलावा नए बैंक से हम लोगों ने बातचीत कर जितनी भी कॉरपोरेशन एरिया की डेवलपमेंट है, नई सड़कें हैं, नई आपकी पानी की स्कीमें हैं और भी कोई काम है, उसके जरिए ये सारी चीज़ें होने वाली। ये पहला कदम हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पहली बार हिमाचल प्रदेश में उठाया गया है। कॉरपोरेशन बने हुए बहुत समय हुआ, लेकिन कॉरपोरेशन के बारे में पिछली सरकार ने भी नहीं सोचा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार सोचा है, तो मैं उनका भी इसलिए धन्यवाद भी करता हूं। और साथ ही आप सबसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करता हूं कि जिस तरह का प्रकरण यहाँ पर चला है, उसके ऊपर हर कांग्रेस जन को जगह जगह जाकर, अभी हम लोगों ने मीटिंग्स भी करनी है। चौधरी चंद्र कुमार जी हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, उन्होंने आकर यहाँ पर हमारा सब कुछ करना है। पहले कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, अब उसके बाद हम लोग जगह जगह जाकर ये इंश्योर करेंगे कि कांग्रेस पार्टी की भारी मतों से यहाँ पर जीत हो। जल्द ही हमारा कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे ही कैंडिडेट डिक्लेयर होता है, यहाँ पर पूरी जोर शोर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, और मुझे ये पूरा विश्वास है कि धर्मशाला की जनता कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को यहाँ से जिता कर भेजेगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। आशीष जी, सबसे बड़ा मुद्दा जो है धर्मशाला में आज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहा है। आपका विधानसभा क्षेत्र जो है वो भी उससे लगता है, जितरामगंज की बात करें तो सरकार जो है ये पिछले 14-15 महीने में क्यों ये पैसा जमा नहीं करवा पाई है, और क्या चुनावों में इसका नुकसान नहीं करना पड़ेगा? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता हूँ, सरकारी पैसा है, उसका हम भी समझते हैं कि किसी तरह का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक असेसमेंट वहाँ पर हुई 30 करोड़ रुपए की, आपके ध्यान में होगा, जिसको कहा गया कि ये 30 करोड़ रुपया जमा कराया जाए। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसको रीअसेसमेंट के लिए भेजा है, और जैसे ही हिमाचल प्रदेश की सरकार और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस बात पे कायम है कि हम सीयू के लिए काम करेंगे, और सीयू यहाँ पर पैसा जहाँ तक जमा कराने की बात है वो करना है, लेकिन कोई कम से कम एक रैशनल तो होना चाहिए, हर चीज़ के लिए एक रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, रीअसेसमेंट हो रही है, और मैं आपको ये ज़रूर आश्वस्त कराना चाहूँगा कि जैसे ही रीअसेसमेंट हो जाती है सीयू का, हम लोगों का, हिमाचल प्रदेश की सरकार चाह रही है कि सीयू ये जल्दी हो, सीयू का यहाँ पर जो भी लैंड ट्रांसफर्स और सब चीज़ें होनी है वो हो, और उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, वो करके दिखाएं। पैसा ही देना शिफ्ट हो जाएगा तो कब कैसे रीअसेसमेंट होगी और कब? नहीं, रीअसेसमेंट अपन जी, यहाँ रीअसेसमेंट ऐसा है कि रीअसेसमेंट हमारी चालू है ऑलरेडी। पैसा जो शिफ्ट होने की आप जो बात कर रहे हैं, जो हमारे विपक्षी दल हैं, मैं तो उनसे भी आज ये पूछना चाहूँगा, इतने साल से ये काम वो नहीं कर पाए जो हम अब करने जा रहे हैं। और ये जो रीअसेसमेंट की बात है, ये रीअसेसमेंट सिर्फ इसलिए है कि जो आपका पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो बिना मतलब के कहीं पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। उसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर हम लोग उसको प्रॉपर जो भी रीजनेबल उसका अमाउंट होगा उसको पे कर हम ये जरूर करें। आशीष जी, साल 2019 के जो चुनाव हुए थे, आप मानते हैं कि उस वक्त जो है उस वक्त जो आपके नेता थे उनकी वजह से क्या असर पार्टी को उस वक्त पड़ा था, और कैंडिडेट का क्या असर हुआ था, कितना खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उस वक्त भुगतना पड़ा था? आज वही शख्सियत जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी विपक्ष में वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो नहीं लगता कि बड़ी चुनौती है? क्योंकि अभी तक तो आप लोग जो अपना कैंडिडेट भी नहीं उतार पाए हैं, तो अब जो है किस तरह से जो है सामना हुआ? देखिए, सबसे पहली बात आपको मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी
हम नहीं उतार पाए। प्रत्याशी पे मंथन चल रहा है, एक स्ट्रैटेजी फ्रेम हो रही है, जो भी स्ट्रैटेजी होगी उसका और उसके तहत हम लोग इसके ऊपर प्रत्याशी धर्मशाला का आएंगे आपके पास। ये चुनौती कितनी है? चुनौती चुनौतीपूर्ण है। चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से विजय हासिल करेगी। और कांग्रेस पार्टी के लोग ही नहीं, कार्यकर्ता तो हम सब मिलजुल कर काम करेंगे ही, लेकिन इस बार आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वोटर्स हैं और जो कि किसी भी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी आपका समर्थन करेंगे। मैं तो बल्कि एक स्टेप और आगे जाकर ये भी कहूंगा कि इस बार ये भी होने वाला है कि भाजपा के भी जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपका खुलेआम समर्थन करेंगे, ये सामने दिखाई देगा। कैंडिडेट पार्टी का ही होगा या बाहर से ही? कैंडिडेट जो भी होगा ईमानदार होगा, और कैंडिडेट वो होगा जो जिताऊ होगा। और तीसरी बात ये होगी कि जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ेगा या जुड़ना चाहेगा वो कैंडिडेट होगा। अगर वो सिर्फ टिकट के लिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में आएगा तो वो एक गलत बात होगी, लेकिन अगर कोई भी होगा, कोई भी आदमी हो, वो तब कैंडिडेट हो सकता है जिसके कण कण में कांग्रेस बसती हो और उसकी विचारधारा को वो अपने पास रखना चाहता है। सर आपने क्या रहेगा उसका वो मापने के लिए कि हाँ ये वाकई में कहीं गलत मनसा तो नहीं है इसकी, या टिकट के लिए आ रहा है? देखिए, किसी के दिल में तो कोई नहीं घुस सकता है, लेकिन हमारा प्रयास ये जरूर रहेगा सबका कि हम लोग जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। और मैं ये समझता हूं कि जहां पर भाजपा ने केवल पैसे के दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश हर जगह की है, हम लोग आइडियोलॉजी के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग जनता के कामों के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ऐसा करेगी, जो भी वहां पर हमारे सामने आएगा वो जरूर हम